नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने एक बार फिर जनसंख्या संतुलन का जिक्र किया और भागवत ने कहा कि हर परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए जिससे समाज में संतुलन बरकरार रहे। मोहन भागवत ने कहा कि भारत की जनसंख्या नीति कहती है कि 2.1 बच्चे पैदा होने चाहिए, जिसका मतलब है कि हर परिवार में 3 बच्चे हों। हर नागरिक को यह देखना चाहिए कि उसके परिवार में 3 बच्चे जरूरत हो। अगर जन्म दर 3% से कम होता है तो हम धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत जी ने जनसंख्या संतुलन को लेकर बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर बोल चुके हैं। धर्म परिवर्तन को जनसंख्या के असंतुलन की वजह बताते हुए भागवत ने कहा कि जनसंख्या के असंतुलन का पहला कारण धर्म परिवर्तन ही है, जो भारतीय परंपरा का कतई हिस्सा नहीं है। देश के कई हिस्सों से हिंदुओं की घटती आबादी के मामले सामने आए हैं। हाल ही में संभल में रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हिंदू आबादी सिर्फ 15% ही बची है। तो वहीं शिक्षा नीति पर भी भागवत ने सवाल उठाए और कहा कि मिशनरी स्कूल और पब्लिक स्कूल में शिक्षा के नाम पर इतिहास संस्कृति को धूमिल करता जा रहा है। आधुनिक शिक्षा की वजह से देश की शिक्षा लुप्त हो गई है, जिसे वापस लाने की जरूरत है। बच्चों को परंपरा और मूल्य सिखाए जाने चाहिए। भारत को समझने के लिए संस्कृत को समझना जरूरी है। इसके अलावा मुख्य धारा की शिक्षा को गुरुकुल शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कुछ कहा है। अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। अपने देश की शिक्षा बहुत पहले लुप्त हो गई, लुप्त की गई। एक नई शिक्षा पद्धति इसलिए लाई गई कि हम लोग सदा विदेशी आक्रमकों के या विदेशी हमारे उस समय जो शासनकर्ता थे, हम उनके गुलाम थे, उनकी गुलामी में हम सदैव बने रहे। मोहन भागवत जी को सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि 3 बच्चे जरूर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस समुदाय में जन्म दर 3% से कम होती है वो लुप्त हो जाते हैं। 3 बच्चे होने से माता पिता का जो स्वास्थ्य होता है वो अच्छा रहता है। भारत की जनसंख्या नीति का भी उन्होंने जिक्र किया। जब भारत की जनसंख्या नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2.1% जो बच्चे हैं वो होने चाहिए। अब जाहिर तौर पर 2.1 तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि हर घर में कम से कम 3 संतान होनी चाहिए। इसे सब लोगों को आगे आकर स्वीकार करना चाहिए। बच्चे आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। झगड़े नहीं होते। हिंदुओं की जन्म दर और कम हो रही है। 3 बच्चे से कम करना ही नहीं चाहिए। इसके लिए नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। जिनके हाथ में ऐसा करना है उन्हें यह करना चाहिए। अब शिक्षा प्रणाली पर मोहन भागवत जी ने क्या कुछ कहा है वो भी बताना आपको जरूरी है। शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारियों को रटना नहीं है, बच्चों को अपने अतीत के बारे में जानना चाहिए। ब्रिटिशों ने भारत पर अपनी शिक्षा प्रणाली थोप दी थी। इससे भारतीय शिक्षा प्रणाली लुप्त हो गई। तकनीक का इस्तेमाल करना मनुष्य के हाथ में है। उससे होने वाले दुष्परिणाम से भी बचना चाहिए। तकनीक और आधुनिकता शिक्षा के विरोध में वो नहीं है। कोई भी भाषा सीखने में कतई कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं है। हमें अंग्रेज बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भाषा जरूर सीखनी चाहिए, लेकिन खुद को अंग्रेज नहीं बनने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा को गुरुकुल पद्धति से जोड़ने का जो प्रयास है वो किया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कही हैं। अब इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। हमारे साथ राघव अवस्थी जी, समर्थक आरएसएस के हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ नंद गोपाल गुज्जर जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे जी, इतिहासकार, हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बेहद स्वागत है, अजय वर्मा जी और नंद गोपाल गुज्जर जी। अजय वर्मा जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा उस पर आपकी एक प्रतिक्रिया। देखिए, भागवत जी व्यक्तिगत विद्वान आदमी,
लेकिन आरएसएस के बारे में, जिस संगठन को वो चलाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा तो देश को पता होना चाहिए कि आज तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया है। अगर आपका टीवी पंजीकरण ना कराता तो ये टीवी आज डिबेट ही नहीं दिखाता, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता, रजिस्ट्रेशन नहीं कराता। तो सही मायनों में एक तरह से तो इलीगल संस्था है, जैसे और चलती है चलती रहे। तो अब भागवत जी अपने विचार हैं उनके, अच्छी बातें रखना चाहिए, लेकिन वो लोग जिनका देश की आजादी में कोई योगदान ना रहा हो, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर आजादी में से पहले सरकार चलाई हो, जिनकी गवाही पर देश के लोगों के शहीदों को फांसी हुई हो, गॉडसे जैसे लोग जिनके यहाँ पदाधिकारी हो, जिसने महात्मा गांधी बापू की हत्या की गई, आशाराम बापू जैसे गुरु हो इनके, तो वो लोग अपने विचार देश के बारे में रख सकते हैं। हिंदुस्तान है या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सबको समानता का अधिकार। अजय वर्मा जी, आसाराम गुरु थे, ये जानकारी आपको कहां से मिली थी? ये रामलाल ने बताई थी मुझे। अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ये रामलाल ने बताई थी मुझे। आपने सुना नहीं, एक बलात्कारी बाबा था जिसका नाम था संत आसाराम, जो देश के प्रमुख के साथ डांस करता था। आपको जानकारी है? फोटो भेजू आपको, वीडियो दिखाऊं मैं? आपकी साथ मेमोरी कमजोर है। नहीं, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह के आरोप आप मिथ्या लगा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि संघ की शाखा में जाते हुए आपने आसाराम को कब देखा? मिथ्या आरोप नहीं है देश में। मैं अजय वर्मा जी, मैं आपसे वही पूछ रहा हूं कि आपने संघ की शाखा में जाते हुए आसाराम को कब देखा था? कोई तस्वीर है तो भेज दीजिए। मेमोरी मेरी कमजोर है, लेकिन मेरे मोबाइल में 5G नेटवर्क है, आप भेज दीजिए, मैं देख लूंगा। बहुत सारी तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री के साथ, लाल कृष्ण। मैं फिर आपसे वही कह रहा हूं अजय वर्मा जी, आप कह रहे हैं कि संघ की शाखा के वो हैं, मैंने कहा शाखा में जाते वक्त की कोई तस्वीर खिंचवाई होगी, वो तस्वीर भेज दीजिए। आप सुन नहीं पाए, मैंने संघ की शाखा के नहीं कही, मैंने ये कहा कि आरएसएस के विचारकों के ऐसे ऐसे गुरु हैं, ऐसे ऐसे गुरु हैं। मैंने तो ये नहीं कहा कि संघ के गुरु हैं या शाखा में जाते। तो आप जोड़कर इनपुट लगा रहे हैं। अब आगे तो सुन लीजिए और बात जो कह रहे हैं। जो लोग, पूरा होने दीजिए डिबेट को। अगर बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत टाइम है, आप आराम से अपनी बात को रखिएगा। जो लोग जिस देश के सोशल फैब्रिक को खत्म करना चाहते हो, जिनका देश की आजादी में कोई योगदान ना हो, जिसको केवल हिंदू मुस्लिम की रोटी पचाती हो, और देश की सत्ता के लिए जब जरूरत पड़ती हो तो मुसलमान सब डीएनए एक है, सब साथ हैं, सबको एक है। पहले कहते हैं कि 75 साल के बाद में रिटायर हो जाऊंगा, आप कहते हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं हो सकता 95 साल तक भी चलूं, और ना मैं किसी को कहूंगा। क्योंकि पुतिन साहब भी, रशिया के, रूस के राष्ट्रपति भी यही काम कर रहे हैं 30-35 साल से, और चाइना वाले भी यही कर रहे हैं, और अमेरिका वाले भी यही कर रहे हैं। तो इस देश की जो अमूल विचारधारा है, जो मूल आधार है, देश की सरकार के साथ चलती है। और देश की सरकार के साथ चल के ऐसे संगठन तो बहुत सारे लोग हैं। अब इनके, क्योंकि सत्ता से समर्थित ये संगठन है, और सत्ता को आपस में वैचारिक समानताएं इनकी मिलती हैं, तो इनकी चीजें हैं। कोई चीजें इन्हें विचार तो आपके भी बहुत उम्दा है। आपको अगर बैठा दिया जाए किसी संघ का प्रमुख बना के, तो लोग आपके चरण वंदन करने लगेंगे, आपके विचार सुनने लगेंगे, हम भी सुनने लगेंगे, हम भी चरण वंदन करने लगेंगे। ये पद और पावर का खेल होता है। देखिए, आपका कोई भी कलेक्टर या कोई भी मुख्यमंत्री अगर रूटीन में सड़क पे लाव लश्कर, गनर, सिक्योरिटी, फौज, एसपीजी, कमांडो लेके अगर ना निकले रखेंगे, अरे भगाओ बाबा होगा, कोई होगा, या भगाओ कौन है डीएम, ये झूठ बोल रहा है। डीएम की पहचान होती है उसकी पट्टी लगी हुई गाड़ी, उसके प्लेट पे चपरासी ने ऊपर पहना हुआ साफा, उसके साथ पिए, उसके साथ करना। तो ये मैंने आपकी पूरी बात को मैंने आपको बहुत ही आराम से सुना अजय वर्मा जी। जी आप तमाम तरह की हिस्ट्री लेकर आ गए, लेकिन संघ प्रमुख की बात में क्या खराबी थी, या उन्होंने कोई बात ऐसी बोली जो नागवार गुजरी हो, उस पर आपने कोई चर्चा नहीं की। आप यहां पर इतिहास लेकर आ गए। देखिए, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी। ये चांद हंसी, ये तारे तो ये मतलब कहां देखकर आप बोल रहे हैं? सामने कोई आईना वगैरह रख लिया है आपने? कहां देखकर बोल रहे हैं? देखिए, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। और अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, संघ प्रमुख बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन जो उनका संगठन है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन है, आप दिखा देंगे हमें आज तक भी? ठीक है। बैन, जिस संस्था का बैन हुआ हो, जहां गॉड से जैसे महात्मा गांधी की हत्यारे जहां इन्वॉल्व हो, वो फोटो और वो डिटेल भेजू कि वो उसमें थे। तो भाई ऐसी चीजों को आप मान्यता दे रहे हैं इस देश में,
तो देश का सोशल फैब्रिक और बाबा साहब का संविधान तो खंड खंड हो जाएगा। इसे आप चूर करने का काम जो देश के कुछ तथाकथित लोग कर रहे हैं। देश का एक देश में एक देशलाई गैंग है, एक पोस्टर गैंग है, एक भाजपा का माचिस गैंग है, जिनका काम और ये है कांग्रेस कि का कौन देश कौन के सा सोशल गैंग है? फैब्रिक- हमारा कोई गैंग नहीं। अच्छा, हम तो अच्छा। कार्यकर्ता हैं। आप हम कार्यकर्ता सेवक हैं। है, हम वर्कर है। अच्छा, हम टुकड़े नेता टुकड़े नहीं है। गैंग किसका है? किस पार्टी का है टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत के विरोध में नारे लगाते हैं, जेएनयू वाले? ये श्यामलाल के दिमाग क्यों बचे? ये श्यामलाल अच्छा, के दिमाग क्यों अच्छा, बचे? अच्छा, ठीक है। नंद गोपाल गुज्जर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, एक उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। नंद जी, एक रिएक्शन आपका। सिन्हा जी, जैसे आरएसएस के बारे में उन लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं जिन्होंने आरएसएस को ज्वाइन नहीं किया। मैं भी कभी आरएसएस की शाखा में नहीं गया, लेकिन जो अभी ये व्याख्यान माला चल रही थी आदरणीय मोहन भागवत जी की, मुझे भी एक विशिष्ट अतिथि के तौर पे बुलाया गया, क्योंकि मैं एक सामाजिक संस्था भारतीय गुर्जर परिषद में काम करता हूँ और उसी की हैसियत से मुझे उन्होंने इनवाइट किया था। और मैंने जो उनको सुना, जो उनके कल के मुद्दे थे सारे, कल प्रश्नोत्तरी थी, मतलब जो विद्वान लोग उस बैठक में पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें कोई भाजपा के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, जो हर क्षेत्र के विद्वान, सामाजिक या डिफरेंट क्षेत्र के जो लोग थे, जो प्रमुख लोग थे समाज के पूरे देश से, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मीडिया के भी लोग थे और प्रमुख मीडिया के लोग थे, और उन्होंने हर विषय पे चर्चा की। शिक्षा पे चर्चा की। उन्होंने भागवत जी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि जो शिक्षा अभी तक हमारी जो लोग चला रहे थे, जो लागू कर रहे थे, वो लोग थे जिन्हें हिंदुस्तान पे राज करना। आज क्योंकि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, तो हमें शिक्षा के बारे में ये सोचना है कि हमें ऐसी शिक्षा देनी है जो हमारे लोगों को आगे ले जा सके, उनका विकास कर सके, उनका भरण पोषण कर सके, सबको समानता ला सके। तो उनके हर विषय पे जो उनकी क्लियरिटी थी, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में, कम से कम हिंदुस्तान में ऐसे विद्वान लोग बहुत कम हैं। जो चर्चा होती है असमानता की, कि संघ में और या वर्ण व्यवस्था की या मनुस्मृति की, उस विषय पे भी कितनी स्पष्टता से वो बोले कि जो समाज हमारा पार्ट है, जो हिंदू समाज का एक पार्ट है, किसी भी परिस्थितिवश लंबे समय से वो प्रताड़ित रहा। और एक उन्होंने उदाहरण दिया, बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि कोई हमारे परिवार का व्यक्ति यदि गड्ढे में चले जाएगा या थोड़ा नीचे डाउन हो जाएगा, तो हमें झुक के, लेकिन नंदकिशोर गुज्जर जी, सवाल यहां पर यह है कि जो उन्होंने कहा कि 3 बच्चे प्रति परिवार होने चाहिए, नहीं तो जो वो धर्म होता है वो विलुप्त हो जाती है, संस्कृति विलुप्त हो जाती है। उस पर आप अपनी राय दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। बिल्कुल, उनके बहुत स्पष्ट विचार थे इस विषय पे भी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म के लोगों को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, उन्होंने कहा हर भारतीय को, और 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, और 3 से ज्यादा भी नहीं करने चाहिए और 3 से कम भी नहीं करने चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिए बहुत से कंट्रीज के, जिन्होंने 2 बच्चे जिस समाज में रहे, जिस देश में रहे, वो उनकी सभ्यता विलुप्त होगी, उनकी डेमोग्राफी चेंज होगी, उनको लोगों ने उनकी आइडेंटिटी चेंज कर दी। तो उन्होंने ये कभी ये स्पष्ट रूप से ये क्लियर नहीं कहा। उन्होंने हर मुस्लिम पे भी उन्होंने क्लियर बोला, हर मुस्लिम जो हिंदुस्तान का है, जिसकी संस्कृति हिंदुस्तानी है, जो अरब से नहीं आया है, जो यूरोप से नहीं आया है, वो हर व्यक्ति चाहे हिंदू है या मुसलमान है, वो भारतीय है। और मैं तो ये कहूंगा सिन्हा साहब कि जितनी विद्वता इस महान व्यक्ति में देखी है, आजकल जो हम देख रहे हैं, चर्चा भी हो रही है कि बहुत कथावाचक हिंदू समाज में पैदा हो गए हैं, वो डिफरेंट तरह के व्याख्यान कर रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। मैं तो समाज से और जो जितने भी समाज के मुख्य लोग हैं, हर हिंदू वर्ग के या मुस्लिम समाज के, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि यूट्यूब पे जाएं या कहीं भी जाएं, उनकी बुक्स पढ़ें और मोहन भागवत जी के विचार सुने। देश को आगे ले जाने के लिए, हिंदुस्तान की सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उनकी क्लियर विजन है, उनको फॉलो करने, राजनीतिक रूप पटाक्षेप से अलग हटकर वो देश के लिए, समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है। और वो हिंदुस्तान के विकास के लिए, हिंदुस्तान की
जो संस्कृति है उसके विकास के लिए। ठीक है, मोहन भागवत दो को और follow खास करना मेहमान चाहिए हमारे और साथ जुड़े हैं। देखो संजीव कौशिक जी भी जुड़ गए हैं, इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं सुशील पांडे जी। आप दोनों का स्वागत है। संजीव कौशिक जी, 3 बच्चों से क्या समाधान हो पाएगा? और सबसे अहम यह है कि आज की तारीख में एक बच्चे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 2 किसी भी तरह से आदमी पढ़ा लेता है, तीसरा बच्चा क्या करेगा, कैसे होगा? आशीष भाई, कल भागवत जी को हम सुन रहे थे, उनके प्रश्नोत्तरी से पहले हिला हुआ हम महसूस कर रहे थे कि वो अंदर से हिले हुए हैं। उन्होंने बीते दिनों, आपको भी पता होगा कि किस तरह से 75 साल के बाद में रिटायरमेंट की बात की थी। ठीक उनके इस प्रश्नोत्तरी से 2 घंटे 3 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होती है और उसमें आदरणीय मोदी जी के 75 साल जब पूरे होते हैं या उनके जो उनका जन्म दिवस है 17 सितंबर के बाद जो सेवा दिवस पखवाड़ा जो मनाया जाता है, सेवा पखवाड़ा दिवस मनाया जाता है जो 2 अक्टूबर तक चलता है, उसके संदर्भ में एक मीटिंग होती है। जाहिर सी बात है कि एक इशारा साफ था सत्ता की तरफ से कि मोदी जी 75 साल पूरा करने के बाद में सत्ता नहीं छोड़ने जा रहे हैं। मजबूरी ये हो जाती है कि भागवत जी को भी ये कहना पड़ता है कि 75 साल के बाद में भी यदि कोई सेवा जारी रखना चाहे तो रख सकता है। न ये बंदिश उनके ऊपर लागू होता है न किसी और के ऊपर लागू होता है। अब सवाल यह है कि फिर आडवाणी जी के साथ इतनी नाइंसाफी की, सवाल तो उठेंगे ही। मोहन भागवत जी बड़ी आसानी से ये बात कहते हैं कि 3 बच्चों के बारे में और सबको रखना चाहिए, 3 बच्चे पालने चाहिए। लेकिन आज के वक्त में जहां 80 करोड़ हिंदुस्तानी 5 किलो अनाज पे जिंदा रह रहे हों, आर्थिक स्थिति जिस तरह की बनी हुई है, बेरोजगारी चरम पे है, कुपोषण चरम पे है, शिक्षा स्वास्थ्य उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उस पर ये बोलते तो ज्यादा बेहतर होता। निश्चित तौर पर लोगों को ये बात समझ में आती। उन्होंने ये भी कहा 2022 में, हमें याद है कि उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग क्यों ढूंढना, और कल पलटी मारते हुए वो नजर आए। संघ डायरेक्ट संघ किसी इस तरह के आंदोलन में शामिल नहीं होता है, लेकिन संघ के लोग यदि चाहेंगे शामिल होने के लिए तो वो स्वतंत्र है, शामिल होंगे वो। तो वो कई मुद्दों पर यू टर्न लेते हुए नजर आए कल। और निश्चित तौर पे संघ और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में आसीन है, दोनों के बीच के अंतर्द्वंद को भी रेखांकित करने का प्रयास किया और वो दिखा भी साफ। उन्होंने इशारों में ये भी कहा, कांग्रेस के उस समय के जमाने की चर्चा करते हुए उन्होंने एक बात ये भी छेड़ी, और मुझे लगा, मैं नहीं जानता कि उसके मायने क्या है, लेकिन इशारों में ये भी कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी भी उनसे सहयोग लेना चाहे तो वो पीछे नहीं हटेंगे। अब इसके पीछे का कारण क्या है, सोच क्या है, क्यों वो इतने व्यथित नजर आ रहे हैं, क्यों वो इतने अंदर से हिले हुए हैं, क्या सचमुच में ये आपने एनालिसिस कहां से कर लिया कि उन्होंने तो ये बात कही कि सत्ता में जो भी लोग रहे हैं वो उनको सुझाव देते हैं, सुझाव लेना है तो ले, नहीं लेना है मत ले, सुझाव देना उनका काम है। कांग्रेस पार्टी का जिक्र कब कर दिया? मैंने वो सुना नहीं। सत्ता में बैठे हुए लोगों के बारे में सुझाव देना या उनके ऊपर अपनी एक तरह से प्रभुत्व कायम करना, हमें नहीं लगता कि आपसे ये बात छुपी हुई है कि संघ के विचारधारा से या संघ की कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म या तमाम वो जो उनके निकले हुए जो मातृ संस्था से जो डालियां निकली हुई हैं उन सबके बारे में सब जानते हैं। हम ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि संघ के विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा या भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से संघ काम करती है। बीते महीनों, अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं दिल्ली के चुनाव में, किस तरह से संघ ने अंदर खाने से भारतीय जनता पार्टी को मदद की, कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो देखिए, सत्ता में परोक्ष रूप से भागीदारी भले न हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संघ हमेशा से ये कोशिश करता रहा कि भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में है तो उस पर अपना प्रभुत्व कायम रखे। लेकिन पहली बार महसूस ये हो रहा है कि संघ के हाथों से सत्ता फिसलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके वजह से संघ प्रमुख भी बातें तो वो कर रहे हैं निश्चित तौर पर, हर मुद्दे पे, किस मुद्दे पे वो बात नहीं करते हैं। एक सामाजिक संस्था कहने के देश के प्रधानमंत्री उनको कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ या जो कह लें, अभी अजय भाई कह रहे थे, सचमुच में यदि एनजीओ है तो एनजीओ का कुछ रजिस्ट्रेशन होता है, कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं। तो वो जो कसीदे करने का प्रयास किया था उन्होंने लाल किले से, निश्चित तौर पर उसका भी हो सकता है कि एक प्रभाव हो। तो ये सारी चीजें देखने को मिली कल के मोहन भागवत जी के उस प्रश्नोत्तरी में। निश्चित तौर पर ये हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अंदर खाने की बात अब सामने भी आ रही है। अब आगे क्या क्या बात कहां तक जाती है ये देखना बड़ा ठीक है। एक रिएक्शन सुशील पांडे जी से ले लेते हैं। सुशील पांडे जी प्लीज। जी देखिए, अभी संघ प्रमुख ने भी चिंताएं जताई हैं, खासतौर पर जनसंख्या असंतुलन को लेकर के। तो निश्चित रूप से हमारे समाज में जिस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, अभी देखिए आज संभल कर एक रिपोर्ट आई है। हाँ, मैं उस खबर पर आऊंगा सुशील जी, उस पर मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन अभी संघ प्रमुख जी के बयान पर लेते हैं, वो खबर है, अभी मैं उस खबर पर भी आऊंगा। पहले संघ प्रमुख जी के बयान पर जी। संघ प्रमुख जी ने जो अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखी है, तो उसमें पहला जो मुद्दा जनसांख्यिकीय असंतुलन का था।
तो निश्चित रूप से जहां पर जनसंख्या का संतुलन हुआ है वहां राष्ट्र विरोधी तत्व मजबूत हुए हैं और वो हिस्से देश से अलग हुए हैं या वहां पर अलगाववादी घटनाएं बनी हैं। चाहे आप जम्मू कश्मीर को देख लें, असम के कुछ हिस्सों को देख लें या देश के कई अन्य हिस्सों को आप देख लें, तो निश्चित रूप से इस कारण से उन्होंने यह आशंका जो लगातार आ रही है, और चूंकि ये हमारी जनसंख्या की रिपोर्ट भी कहती है कि हिंदुओं की जनसंख्या लगातार कम हो रही है अपेक्षाकृत अन्य समुदायों के, तो उनका एक सामान्य कथन था कि हिंदू सुरक्षित होगा अगर उसकी जनसंख्या कम होगी, क्योंकि लोकतंत्र में उसके वोट की ताकत कम होगी और संख्या बल कमजोर होने से वह कमजोर होगा। उन्होंने इतिहास की भी कई बातें रखी कि कई देशों में, कई समाजों में ऐसा हुआ है। दूसरी बात जो संघ प्रमुख ने रखी है भारतीय शिक्षा पर, निश्चित रूप से 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने जो भारत की शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत किया, उसका उद्देश्य था भारतीयों को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना, एक ऐसी औपनिवेशिक मानसिकता को स्वीकृति देना और गुलामी की मानसिकता को लगातार बनाए रखना। आज यह गर्व का विषय है कि हमारे लोकतंत्र ने अपने सफलतापूर्वक 75 वर्ष पूरे किए हैं और इस प्रकार से हम इस औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सुशील पांडे जी, जिस खबर का आप जिक्र कर रहे थे, जिस संभल की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, एक बार वो अपने दर्शकों को बता देता हूं, मैं फिर आपका रिएक्शन ले लूंगा। संभल हिंसा की न्यायिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संभल में हिंदुओं की जनसंख्या 30% कम हो गई है। रिपोर्ट पर यूपी की मंत्री गुलाब देवी का बयान सामने आया है। 30% हिंदू आबादी संभल से कहां थी? हिंदुओं का पलायन हुआ या फिर मार दिया गया? जांच के बाद इसका खुलासा होगा। दरअसल संभल में हुई हिंसा पर तैयार की गई न्यायिक जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इलाकों में हिंदू समुदाय की आबादी घटी है जबकि मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है। आयोग की रिपोर्ट पर गुलाब देवी ने कहा कि 30% हिंदुओं ने पलायन किया है, धर्म परिवर्तन किया या उन्हें मार दिया गया। इसका खुलासा जांच रिपोर्ट से ही होगा। संभल हिंसा मामले पर जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसी के आधार पर न्यायालय काम करेगा। गुलाब देवी ने क्या कुछ कहा है एक बार सुनवा देते हैं। संभल के बारे में सौंपी गई है, उसके बारे में मुझे यही कहना है, जैसा कि टीवी पर भी चल रहा है कि 45% हिंदू था जो आज 15% रह गया है। कौन से ऐसे कारण रहे कि हिंदुओं ने पलायन किया, धर्म परिवर्तन किया या फिर उनको मार दिया गया, ये तो उस रिपोर्ट से ही पता चलेगा और जैसी रिपोर्ट होगी उस आधार पर माननीय न्यायालय कार्य करेगा। जिस संभल का आप जिक्र कर रहे थे उस संभल की रिपोर्ट को लेकर अब जो बयानबाजी है वो भी शुरू हो गई है। और देखिए ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हमारे मुल्क में 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं। इसको लेकर अश्वनी उपाध्याय ने एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। एक बार इस पर आप अपनी राय को रख दीजिएगा पांडे जी, उसके बाद फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। सुशील पांडे जी, सुशील पांडे जी आवाज आ रही आपको? टेक्निकल इश्यू आ रहा है सुशील पांडे जी से। नंद गोपाल गुर्जर जी, एक रिएक्शन आपसे। जहाँ तक डेमोग्राफी चेंज की बात है तो वो तो बहुत से स्टेट्स के एरियाज में ये सब कुछ हो रहा है। मुस्लिम समाज के कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी शिक्षा कहाँ से हुई है या उनकी सोच कैसे बनी है, मदरसों में ऐसा कुछ पढ़ाया जा रहा है कि वो यदि माइनॉरिटी में किसी भी समाज में किसी भी कॉलोनी में, अब प्रैक्टिकल अपने आसपास कहीं भी झांक कर देख लीजिएगा कि जहां माइनॉरिटी हिंदूज की होनी शुरू हो जाएगी तो वो इतना डिस्टर्ब कर देते हैं उस समाज के लोगों को कि उन्हें मजबूर होकर वहां पलायन करना होगा, वहां से उस एरिया को छोड़ना पड़ता है, तो मजबूरी हो जाती है। जैसा कि संभल के बारे में भी कहा जा रहा है, संभल में लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज भाव में लोगों को दी और बगैर पैसे की भी छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने पलायन किया। तो इसमें कोई दो रानी, मैं ये नहीं कहूंगा मुस्लिम समाज के सभी लोग इस तरह की विचारधारा सोच के हैं, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो डिस्टर्ब करते हैं दूसरे समाज के लोगों को और उन्हें बाध्य कर देते हैं कि वो इस एरिया को छोड़कर कहीं हिंदू मेजोरिटी के एरिया में जाके शिफ्ट हो और अपने जान माल की रक्षा कर सके। और मैं अभी सिन्हा साहब जो अभी मेरे को पैनलिस्ट कल भागवत साहब की बात पे चर्चा कर रहे थे कि वो उस बात से चेंज कर गए या यू टर्न कर गए हैं कि वो हर मंदिर में हर
एरियाज में जाके या हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढेंगे। उन्होंने कल स्पष्ट कहा है कि हम सिर्फ 3 मंदिरों को छोड़कर, एक काशी और मथुरा को छोड़कर कहीं भी हम मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे और न समाज को। ठीक है, आखिरी रिएक्शन सुशील पांडे जी, आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद अगर समय बचता है तो मैं कौशिक जी आपके पास आता हूं। सुशील पांडे जी। हाँ जी, देखिए इस विषय पर मैं ये कह रहा था कि 16 अगस्त 1946 का दिन भारतीय इतिहास का एक काला दिन है, जिसमें प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई गई और जिसमें मुस्लिम लीग के गुंडों ने खुलेआम, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, वहां पर किस प्रकार हिंदुओं का नरसंहार किया। और आजादी के बाद भी आप देखिए कि तमाम ऐसे क्षेत्रों में हुआ। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में किस प्रकार से हिंदुओं की जनसंख्या ऐतिहासिक रूप से घटी है, यह इतिहास में सभी के लिए आंख खोलने के लिए पर्याप्त है। इसी जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ा है, 90 के दशक में किस तरह से वहां से हिंदुओं को भगाया गया, ये बात किसी से छिपी नहीं है। कौशिक जी, आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद समर अप करूंगा। बस आशीष भाई यही कहना चाहेंगे कि मोहन भागवत जी जो बात कह रहे थे, अभी मेरे बड़े भाई ने जो बात कही, सच बात यह है कि उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में आरएसएस ने यदि शामिल वो हुए थे या भाग लिया था तो उसके कारण विशेष थे, वो राम जन्मभूमि से जुड़ा मसला था और वो विशेष कारण था। इसके बाद में किसी और मंदिर और किसी और धर्मस्थल के साथ किसी आंदोलन में वो शामिल नहीं होंगे, ये पूरा स्पष्ट उनका मानना था। और अब पुनः ये दूसरी बात यदि वो कहते हैं तो उसे यू टर्न लेना ही कहा जाएगा। चलती रहेगी। ठीक है अजय जी, 30 सेकंड समर अप करूंगा प्लीज। देखिए, विचार अच्छे होने चाहिए, वो किसी के भी हों, और विचार गरीब की झोंपड़ी से भी मिल सकते हैं, महल से भी मिल सकते हैं, दुश्मन से भी मिल सकते हैं, दोस्त से भी मिल सकते हैं, आपसे भी मिल सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण विचार हो, देश हित में हो, जनहित में हो, देश की सामाजिक समरसता के बचाने में हो, चाहे वो बच्चे पैदा करना हो, चाहे वो किसी संगठन के या किसी पार्टी के लिए हो, वो अच्छे विचार होना चाहिए, वही ग्रहण करना चाहिए। एक तरफा कार्यवाही, एक पक्षीय कार्यवाही किसी को पसंद नहीं आएगी, उसे अधिनायकवाद बोलते हैं। हालांकि मोहन भागवत जी ने एक तरफा कोई बात बोली नहीं थी, तो एक बार मुझे लगता है अजय जी फिर से पूरी स्पीच कुछ सुनिएगा तो आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि उन्होंने कोई एक तरफा बात बोली हो। संजीव कौशिक जी, नंद गोपाल जी आपका, और अजय जी आपका, और इसके अलावा हमारे साथ सुशील पांडे जी थे। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 4 पैनलिस्ट थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा।